बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूमेंट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अदालतों में चलने वाले कुछ मुकदमों के अनोखे फ़ैसले दुनिया भर को चौंका देते हैं और लोग बरसों इनको याद रखते हैं। ये फ़ैसले बसा औक़ात दुनिया भर की अदालतों के लिए एक नज़ीर बन जाते हैं और इनकी मिसालें दी जाती हैं। ऐसा ही एक फ़ैसला गुज़श्ता दिनों स्पेन की एक अदालत ने दिया। स्पेन की आला अदालत ने स्पेन के साबिक़ आमर फ्रांसिस्को फ्रांको की मैयत को सरकारी यादगार या मज़ार से निकाल कर उसको आम लोगों के कब्रिस्तान में दफन करने का हुक्म दिया है। साबिक़ आमिर फ्रांसिस्को फ्रांको, जिनको इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर का करीबी साथी समझा जाता था, ऐसा हुक्म क्यों दिया गया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। फ्रांसिस्को फ्रांको 4 दिसंबर 1892 को स्पेन में पैदा हुआ। 1907 में सिर्फ 14 साल की उम्र में वो फ़ौज में भर्ती हुआ। उसके बाद उसने तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाइयाँ लड़ीं। आला खिदमात का मुज़ाहरा करने पर उसे 1926 में जनरल बना दिया गया। वो जनरल फ्रांको के नाम से मशहूर हुआ और सिर्फ 33 साल की उम्र में वो स्पेन और यूरोप का सबसे कम उम्र तरीन जनरल बन गया। 1928 में उसे सारागोसा में जनरल मिलिट्री एकेडमी का डायरेक्टर बना दिया गया। ये आर्मी कैडेट्स के लिए एक नया कॉलेज बना दिया गया था, जहां आर्मी की तमाम ब्रांचेस के लिए फ़ौजी तैयार किए जाते थे। इख्तियारात संभालने के बाद उसने बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त और इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं। हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले मराकश के बागियों के ख़िलाफ़ शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करके वो कौमी हीरो बन गया। 1931 में बादशाही निज़ाम में हुकूमत के ख़ात्मे के बाद रिपब्लिक ऑफ स्पेन के नए रहनुमाओं ने फ़ौज में नई इस्लाहात मुतारफ़ करवाने की गर्ज से फ्रांको को आर्जी तौर पर काम करने से रोक दिया, जिसके बाद क़दामत पसंद क़ुव्वतों ने 1933 में दोबारा मुल्क का कंट्रोल हासिल कर लिया और फ्रांको को बहाल कर दिया गया। 1934 में उसे लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया। इसी दौरान ऑस्ट्रियन बागियों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। हुकूमत के हुक्म पर उसने बगावत को कुचल दिया, जिसके बाद उसे मई 1935 में स्पेन का आर्मी जनरल स्टाफ बना दिया गया। हुकूमत के स्कैंडल्स ने उसकी साख को बुरी तरह मजरूह किया, जिसके बायस फरवरी 1936 में नए इलेक्शन करवाने का ऐलान हुआ। स्पेन की सियासी पार्टियां दो ग्रोहों में तकसीम हो गईं, जिससे एक दाएं बाजू पर मुश्तमिल नेशनल बनाक बना, जबकि दूसरा बाएं बाजू का पॉपुलर फ्रंट बना। इंतखाबात में बाएं बाजू के पॉपुलर फ्रंट को फतह हासिल हुई, लेकिन नई हुकूमत स्पेन के माशरती और माशी ढांचा को तरक्की देते हुए लोगों के मसाइल हल करने में कामयाब न हो सकी, जिसके बायस मुल्क में अवाम की बेचैनी और इज़्तिराब में इजाफा हुआ और बढ़ते हुए इंतशार और खलफशार की वजह से फ्रांको ने हुकूमत से अपील की कि वह मुल्की हालात के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज कर दे। हुकूमत ने उसकी अपील को मुस्तरद करके उसे आर्मी जनरल स्टाफ के ओहदे से हटाकर कैनरी आइसलैंड में फ़ौज को कमांड करने के लिए भेज दिया। हुकूमत के फैसले से इख्तलाफ करके उसने फ़ौजी बगावत का फ़ैसला किया। जून 1936 में उसने कैनरी आइसलैंड में बाकायदा फ़ौजी बगावत का ऐलान नशर करके अपना मंशूर नशर कर दिया और उसने अपनी फ़ौज के साथ मैड्रिड पर चढ़ाई कर दी। दाएं बाजू की क़ुव्वतें, जिनमें साबिक़ नेशनल हुकूमत जो अब अपोजिशन में थीं, वो भी उसके साथ शामिल हो गईं। उन्होंने फ़ौजी रहनुमाओं के साथ मुशावरत करके फ्रांको की मुल्क और हुकूमत के लिए शानदार खिदमात को मद्देनज़र रखकर उसे कमांडर इन चीफ बना दिया। फ्रांको को 1 अक्टूबर 1936 को नेशनलिस्ट हुकूमत का नया सरबराह बना दिया गया। 1936 से 1939 तक मुल्क में खाना जंगी का दौरा रहा, जिसके दौरान मुल्क में बहुत ज़्यादा खून रेजी हुई। दोनों तरफ हज़ारों लोग मारे गए, जिसके बाद उसने जर्मन और इटली की मदद से उसे 1 अप्रैल 1939 को मुल्क में मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो गया। फ्रांको स्पेन में आमराना तर्ज हुकूमत कायम की, ताहम बाद अज़ां उसने बाएं बाजू के ख़िलाफ़ अपनी हुकूमत की हमायत करने के लिए एक सिविल ढांचा तश्कील दिया और 1939 से 1975 तक यानी 36 साल तक स्पेन के स्याह और सफ़ेद का मालिक बना रहा। अपने दौरे हुक्मरानी के दौरान उसने अपने मुखालफिन को सख्ती से कुचल दिया। इस दौरान हज़ारों लाखों लोगों को सज़ाए मौत दी गई। 1975 में उसकी मौत के 44 साल बाद भी मुल्क के दर्जनों मकामात पर उसके मुजस्मे और यादगार निशानियाँ मौजूद हैं। इंतज़ामी कार्रवाइयों के दौरान मुतासर होने वाले लोगों के दरमियान फ्रांको के ख़िलाफ़ नफ़रत में शदीद इजाफ़ा हुआ, जिससे उसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि उसकी आमरीत के ज़द में आने वाले मुतासरा लोग और उनके लाहिकीन आज भी अपने दिलों में से उसके ख़िलाफ़ नफ़रत बाहर निकाल नहीं सके। इसलिए वो उसकी यादगार निशानियों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो उनको देखते हैं तो उनकी आंखों में उसकी आमरीत का बदतरीन दौर घूमने लगता है। वो चाहते हैं कि स्पेन के अवामी मकामात से उसके मुजस्मे और दीगर चीज़ें हटा दी जाएं। उनकी मैयत को स्पेन में फ़ायोन वादी में वाक़ एक कम यादगार के अंदर मज़ार बनाकर दफन किया गया था।
مئی 2017 میں اسپین کی پارلیمنٹ نے فرانکو کی باقیات کو سرکاری یادگار سے نکال کر کسی بھی عام قبرستان میں دفن کرنے کا مطالبہ کیا۔ 24 اگست 2018 کو اسپین کے وزیر اعظم نے ایک قانونی ترمیم کے ذریعے اسپین کے تاریخی یادگاری قانون میں ترمیم کرتے ہوئے واضح کیا کہ سرکاری یادگاروں میں صرف انہی لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے جو کہ 1936 تا 1939 کی خانہ جنگی کے دوران جاں بحق ہوئے ہیں۔ 13 ستمبر 2018 کو پارلیمنٹ نے رائے شماری کے ذریعے فرانکو کی باقیات کو سرکاری یادگار سے نکالنے کی منظوری دے دی، تاہم فرانکو کے خاندان نے اس کی مخالفت کی اور اعلیٰ عدالت سے رجوع کیا۔ ان کا موقف تھا کہ فرانکو کی باقیات کو یادگار سے نکال کر مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ میڈرڈ کے وسط میں واقع الموڈینا کیتھیڈرل میں دفن کیا جائے، لیکن فرانکو کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کے لواحقین نے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا۔ ان کا موقف تھا کہ جس طرح ان کے رشتہ داروں کو خانہ جنگی کے دوران فرانکو نے غائب کر کے قتل کر دیا اور ان کی لاشیں کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیں، ٹھیک اسی طرح فرانکو کی باقیات کو بھی کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ حکومت نے فرانسسکو فرانکو کے اہل خانہ کا مطالبہ رد کرتے ہوئے انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو فرانکو کی باقیات کو میڈرڈ کے قریب واقع الپراڈو کے قبرستان میں دفنا دیا جائے، جہاں فرانکو کی اہلیہ، اسپین کے کئی وزرائے اعظم اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام دفن ہیں۔ فرانکو کے خاندان نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا اور معاملہ ٹلتا رہا۔ بالآخر ان کے خاندان نے فرانکو کے خاندان کی طرف سے تمام قانونی چارہ ذرائع استعمال کرنے کے بعد 24 ستمبر کو عدالت نے حکم دیا کہ باقیات کی منتقلی کا عمل شروع کر دیا جائے، اور بالآخر 24 اکتوبر کو فرانسسکو فرانکو کی موت کے 44 برس بعد سرکاری یادگار سے نکال کر عام قبرستان میں دفن کرنے کی سزا پر عمل درآمد کیا۔ اسپین کے سابق وزیر اعظم پیدرو ساپاتیرو نے ڈکٹیٹر فرانکو کی یادگار کے خاتمے کو جمہوریت کی فتح قرار دیا۔ حکومت نے باقیات کی منتقلی کے دوران صرف ان کے اہل خانہ کو ہی اس میں شرکت کی اجازت دی تھی۔ اس موقع پر صرف سابق ڈکٹیٹر کے خاندان کے 22 افراد کو مدعو کیا گیا تھا۔ فرانسسکو فرانکو کے نواسے نے اپنے دادا کے تابوت پر پھول چڑھائے۔ فرانسسکو فرانکو کی باقیات کی منتقلی پر تقریباً $70,000 کا خرچہ آیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم۔